यस प्लीज। तो आप सबको ख्याल होगा लास्ट टाइम हमने लिखा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। आई होप आपको याद है जी। मैं सिर्फ नाम बोलता हूं और आपको वो डिफरेंट फॉर्म्स बोलते आने चाहिए। नंबर 1 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर इसी को मॉडिफाई कर दिया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, फिर नेक्स्ट था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर नेक्स्ट था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b इक्वल टू 1। ओके, फिर नेक्स्ट था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म x cos एल्फा, याद है ना, प्लस y sin एल्फा इक्वल टू p, और वो p क्या था? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन। एंड व्हाट इज द एल्फा? Alpha is the angle made by the perpendicular, not by the line, by the perpendicular with positive x-axis in anti-clockwise direction। जी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। आज हमें पढ़ना है 5 स्पेशल पॉइंट्स। ओके, हमारे पास एक ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं A मैंने लिखा x1 y1, मतलब आपको ये पॉइंट पता है। B x2 y2 पता है, C x3 y3 पता है। मतलब आज के बाद मैंने ऐसा टिक किया, मतलब आप समझ जाएंगे कि मुझे ये ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। और ये लगता है मुझे पहले के इंफॉर्मेशन से आपको आता ही होगा, और नहीं तो फिर भी लिख सकते हैं कॉनकरेंसी। क्या बोला सर? कॉनकरेंसी ऑफ मीडियंस is called as centroid। concurrency of medians मतलब यहां से इसके सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करो और यहां से इसके सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करो। तो अज्यूम करो ये पॉइंट D है और ये पॉइंट जो D है वो BC का सेंटर पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला इस पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x2 प्लस x3 बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 बाई 2। और फिर आपने ये ज्वाइन कर दिया। अकॉर्डिंगली आप मेरी बात फिर समझ जाएंगे। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप समझ गए, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2। एक बार मैं देख लेता हूं कैमरा में ये विजिबल है कि नहीं है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और फिर ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन अकॉर्डिंगली बनाना यहां भी है, पर मैं नहीं बना रहा हूं। ओके, दिस इज G। तो हमें समझ में आ गया व्हाट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज नथिंग बट कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। मैं बार बार कह रहा हूं पता है जी। फिर टॉपिक का नाम है व्हाट इज सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड इज नथिंग बट कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। मतलब यहां से इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, यहां से इसका मिड पॉइंट। मतलब ये जो AD है ये एक मीडियन है, ये जो BE है ये एक मीडियन है, और ये दो मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कॉन्करेंसी का नाम, पॉइंट का नाम G है और G का नाम सेंट्रॉइड है। ऑफ कोर्स यहां से भी जब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो G से ही पास होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है? G के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो एक नोट लिख लीजिए, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अच्छा, मतलब अगर ये सेंट्रॉइड है तो इस मीडियन को ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो फिर जब आप पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला तो हो जाएगा 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस। आई होप आप समझ रहे हैं, 2 इंटू दिस, तो 2 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ x1 तो x1, तो ये आ गया x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। मतलब आंसर आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। आई होप समझ में आ रहा है।
और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अब ये 2 ये 1, तो जैसा x वैसा y। तो हमने ट्राइंगल के 5 स्पेशल पॉइंट्स में से पहला पॉइंट पढ़ लिया, और उस पॉइंट का नाम क्या है? सेंट्रॉइड। और डेफिनेशन क्या है? कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। और हमें याद रखना है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन के नाम में मिड पॉइंट, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 1:1, मतलब 1 × x3 + 1 × x2 डिवाइडेड बाय 1 + 1। मतलब पॉइंट डी के x कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x2 + x3/2। y क्या आ गए? y2 + y3/2। और मैंने आपको बता दिया, आपको लिखना है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो 2 × दिस, तो 2 से 2 कटा, प्लस 1 × x1, तो यहां आ गया x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 मतलब 3। तो ये पहली चीज हो गई, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, जिसका नाम है सेंट्रॉइड। ओके, इसमें एक नोट और लिख लीजिए, सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल किसी भी प्रकार का हो, ट्राइंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट एंगल हो, उसका जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा। ये हमें ख्याल करना है। मतलब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया पहला स्पेशल पॉइंट, जिसका नाम था सेंट्रॉइड। अब सेकंड स्पेशल पॉइंट है जिसका नाम है इन सेंटर। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज इन सेंटर। कॉन्करेंसी ऑफ क्या? एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज इन सेंटर। ओके, तो हमेशा की तरह मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। अब टॉपिक का नाम क्या है? इन सेंटर, मतलब कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो मैंने क्या किया, ये जो एंगल BAC है इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या किया अपन ने? हमने ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर, किसका? एंगल BAC का। लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अभी से बताता हूं। अगर ये साइड A है, साइड A नहीं है, वर्टेक्स A है, तो वर्टेक्स A के जो अपोजिट में साइड है BC, उसकी लेंथ है स्मॉल a। क्या है सर? स्मॉल a। अच्छा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो लेंथ है, लेंथ ये स्मॉल a है। ये वर्टेक्स B के अपोजिट जो लेंथ है वो स्मॉल b है। मतलब AC साइड की लेंथ स्मॉल b है, और उसी तरह AB साइड की लेंथ स्मॉल c है। अच्छा सर, और मैं इसको पॉइंट D बोल रहा हूं। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी ट्राइंगल में उसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो उसके अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो एंगल साइड से कंटेन है। मैं नहीं समझा सर। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये BC को पता किस रेशियो में डिवाइड करेगा? C/B। मतलब आपको नोट क्या लिखना है? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड in the ratio of the sides containing the angle। एक बार फिर से सुन लीजिए, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। और नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में, ये जो एंगल BAC है, ये एंगल BAC में दो साइड है, इस साइड की लेंथ C है, इस साइड की लेंथ B है। तो ये जो BC साइड है जिसकी लेंथ A है, ये D उसको C/B के रेशियो में डिवाइड करेगा। मैंने ये नहीं कहा ये लेंथ C है, मैंने कहा ये लेंथ A है, लेकिन पॉइंट D, BD और DC को C/B के रेशियो में डिवाइड करेगा।
तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आगे जा रहा है, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, c इंटू x3 प्लस b इंटू x2 अपॉन b प्लस सी। यहां जगह नहीं है, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जैसे मैंने x लिखा वैसे आपको y लिखना है, c इंटू y3 प्लस b इंटू y2 डिवाइडेड बाई b प्लस सी। तो ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया। अब ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर, तो अभी अभी अपन ने बोला ना, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इस ट्राइंगल का ये एंगल कंटेन है। तो इसकी लेंथ है a, तो ये a हो जाएगा। अच्छा, मतलब AC जिसकी लेंथ b है वो c/a के रेशियो में डिवाइड हुआ। इसको मैं हटा देता हूं, तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c इंटू x3 प्लस a इंटू x1 अपॉन a प्लस सी। यहां मैंने खाली जगह छोड़ दिया, जैसा a जैसा x वैसा y। ओके, अब और एक चीज देखिए, इसका नाम I है, इन सेंटर। ओके, इसकी लेंथ c थी, इसकी लेंथ b थी। तो अब आपको और एक चीज याद रखना है, ये जो AI/ID है इसका रेशियो क्या होगा, AI इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ c है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये हो गया b प्लस सी इज टू ए। सर मैं समझा नहीं, ये एक एंगल बाइसेक्टर, ये एक एंगल बाइसेक्टर, तो ये इन सेंटर, ये इन सेंटर इस एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस साइड की लेंथ c है, इस साइड की लेंथ a है, सॉरी c है, इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ a है। तो AI/ID, ये c ये b, तो ये होगा b प्लस सी इज टू a। जबकि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस साइड लेंथ को डिवाइड करेगा इन द रेशियो c/b। तो हमें d के कोऑर्डिनेट्स आ गए और हमें पता चल गया ये जो है ये a प्लस सी इज टू, नहीं, b प्लस सी इज टू a। तो जब आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, तो b प्लस सी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा x1 से, तो आंसर आ जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस सी। और मैंने कॉमा डाल के छोड़ा, मतलब आप समझ गए, एज x एज y। तो y आपको खुद से लिखना है नोटबुक में, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। और यहां पर भी लिख दीजिए, ट्राइंगल किसी भी प्रकार का हो, ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, इन सेंटर इज ऑल्सो ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। मतलब किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही रहेंगे जी। तो 5 स्पेशल पॉइंट्स में से हमने 2 स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लिए। एक पढ़ लिया कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस सेंट्रॉइड, और एक पढ़ लिया कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब इन सेंटर। अब अगर आपको इन सेंटर आ गया है तो एक लिख लीजिए एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर नहीं बोला मैंने, अब एक्स सेंटर्स क्यों जी, ये A, ये B, ये C। तो BAC का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ओके, और इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया, तो एंगल B का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये हो गया एक्स सेंटर, इसको बोलेंगे I1। I1 क्यों? क्योंकि ये A के अपोजिट है। और याद कैसे रखना है, अभी हमने क्या बोला था, I के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। जैसा x वैसा y, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c।
लेकिन अगर कोई आपको I1 निकालने बोले, I1 एक्स सेंटर नंबर 1, तो बस इतना याद रखिए, जहां भी A था वहां डाल दीजिए -A, तो ये आ गया एक्स सेंटर नंबर 1। और I1 मतलब A के अपोजिट, मतलब A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और B और C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसका भी प्रूफ है, लेकिन उस सब की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ख्याल करना। जैसा यहां I1 है वैसा यहां I2 होगा। और अब आप समझदार है, जो I2 होगा वो क्या होगा? जहां जहां B है वहां वहां -B। और फिर तीसरा है I3। ओके, और वैसे तो समझ में ही आ रहा है, एक्स सेंटर तो हमेशा ट्राइंगल के बाहर ही रहेगा। डन। तो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हो गए? पहला हो गया सेंट्रॉइड, दूसरा हो गया इन सेंटर, और तीसरा हो गया एक्स सेंटर्स। अब चौथा लिखिए, सरकम सेंटर। आई रिपीट, चौथा है सरकम सेंटर। और इसका नाम है O, C नहीं O। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या बोला? कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज सरकम सेंटर। कहने का तात्पर्य, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो इसका मिड पॉइंट और यहां पे परपेंडिकुलर, ओके। फिर इसका मिड पॉइंट और यहां पे परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंगली इसका मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे इसका फॉर्मूला बताओ। बहुत ही सिंपल। सर कैसे? ये आपको हमेशा खुद से डिराइव करना है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है? हाँ मालूम है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है। तो अगर बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो जो पॉइंट डी है, जो कि बीसी का मिड पॉइंट है, क्योंकि टॉपिक का नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो आपको पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स पता है। मैंने टिक मारा, मतलब आपको लिखना है x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपको ये पॉइंट पता है। अब सवाल है, ये जो BC लाइन है, इसको मैं बोलता हूं आड़ी लाइन, क्या आपको इसका स्लोप पता है? हाँ पता है, क्योंकि ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो इसका स्लोप क्या होगा? y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो आपको BC लाइन का स्लोप पता है? हाँ पता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि D से पास हो रही है, इसका भी स्लोप पता है? पता है। सर क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। यह भी के लिए ख्याल करिए, आगे मैं प्रूफ भी कर दूंगा। क्या बोला सर आपने? हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप पता है? पता है। मतलब आपको क्या वर्टिकल लाइन का स्लोप पता है जो कि इसको परपेंडिकुलर होगी? हाँ पता है। लेकिन हमें वो लाइन लिखना है जो इसको परपेंडिकुलर भी है एंड वो इस पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा, मतलब आपको पॉइंट भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है, तो आपको ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे क्वेश्चन में। सो फिर से बोलिए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है? मालूम है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है? मालूम है। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है? मालूम है। तो क्या मिड पॉइंट से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है? मालूम है। क्या BC लाइन का स्लोप मालूम है? मालूम है। मतलब आड़ी लाइन का स्लोप मालूम है, तो क्या खड़ी लाइन का स्लोप मालूम हो जाएगा? यस, क्योंकि दोनों का स्लोप, इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इक्वल टू -1, तो आपको इसका स्लोप आ गया। अब जब आपको इसका स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया, तो क्या आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखना नहीं आ जाएगा? इन पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगा। जैसा मैंने इसके बारे में कहा, आगे आप समझदार हैं, वैसा मैंने इसके बारे में कहा
क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर सेक्शन फॉर्मूला, एक ही बात है। क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला इस वक्त मिड पॉइंट का काम करेगा 1:1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इसका स्लोप पता है, तो फिर इसको जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप भी पता है। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन पता है। और जब आपको दो लाइन की इक्वेशन आ गई, और एक लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब आपके पास टू वेरिएबल्स की टू इक्वेशन है, उनको आपस में सॉल्व करिए। कैसे? जैसे स्कूल में करते थे, x को एलिमिनेट करिए तो y आ जाएगा, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए तो x आ जाएगा, तो खट से आपको सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आई होप ये आपको समझ रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन में हमें यही सब कैलकुलेशन करने हैं। सर क्या कहा आपने? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पता पता पता, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता, इसका स्लोप पता। कैसे? y3 - y2 अपॉन x3 - x2, इसका स्लोप पता है, मतलब आड़ी लाइन का स्लोप पता है, तो जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप भी पता चल गया, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 है। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन पता है। जैसे आपको इस लाइन की इक्वेशन आ गई, वैसे ही आपको इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की टू इक्वेशंस, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y आ जाएगा। और x और y वो और कुछ नहीं बल्कि सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और आप यहां नोट करके लिख सकते हैं, सर्कम सेंटर कैन बी आउटसाइड द ट्राइंगल अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस है तो, इनसाइड द ट्राइंगल अगर ट्राइंगल एक्यूट है तो, या ऑन द ट्राइंगल अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो। मतलब सर्कम सेंटर बाहर भी रह सकता, अंदर भी रह सकता, और मतलब ट्राइंगल पर भी रह सकता है। मतलब ट्राइंगल के बाहर भी, अंदर भी और ट्राइंगल पर भी। और एक फॉर्मूला आप कई बार देखेंगे कि सर्कम सेंटर का एक फॉर्मूला होता है, जबकि ये फॉर्मूला हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। ये होता है x1 sin 2a। x1 मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स के x कोऑर्डिनेट, sin 2a मतलब इस एंगल के डबल का साइन, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। और मैंने कॉमा डाला मतलब आप समझ गए, एज x एज y। पर मैं फिर कह रहा हूं कान पकड़ के, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ योर ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और उस पर भी अगर आपको ट्राइंगल्स के एंगल पता है तो। ज़्यादा बेहतर तरीका है, इस फॉर्मूले को याद ही मत करिए, जो तरीका मैंने बताया उसी से हमें क्वेश्चन में डिराइव करना पड़ेगा। ओके, अब पांचवा लिखिए, और पांचवे का नाम है ऑर्थोसेंटर। और ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। अच्छा, क्या बोला? कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। मतलब यहां से यहां पे एल्टीट्यूड। ओके, अकॉर्डिंगली तरीका बहुत सिंपल है। आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, पता है, तो क्या आड़ी लाइन का स्लोप पता है, पता है, तो जो लाइन इसको वर्टिकल होगी उसको उसका स्लोप पता है, पता है। एक तो लाइन वर्टिकल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब पॉइंट भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है, तो आपको ये लाइन की इक्वेशन आ गई। बिल्कुल उसी तरह
ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो इस लाइन का स्लोप मालूम है, तो जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी उसका भी स्लोप मालूम है, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो एक और लाइन की इक्वेशन मालूम है, और फिर वो दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको प्यार से कहेंगे डांडिया कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व कर लेंगे तो हमें खट से h के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और हमें h में भी यही कहना पड़ेगा कि किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, और ट्राइंगल पर भी हो सकता है। ट्राइंगल के अंदर कब होगा? जब ट्राइंगल एक्यूट होगा। ट्राइंगल के बाहर कब होगा? जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूस होगा। और ट्राइंगल पर कब होगा? जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जो बातें मैंने आपसे अभी अभी कही ऑर्थो सेंटर के लिए, सेम चीज हमें सर्कम सेंटर के लिए भी वही बोलना है। ओके। और कुछ कुछ किताबों में आप ये फॉर्मूला भी देखेंगे, ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, और ये फॉर्मूला भी वैलिड सिर्फ तब है सर, कब? अगर ट्राइंगल जब ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो, और आपको ट्राइंगल के एंगल भी पता है तो ये तो मैं लिख दे रहा हूं, आपको याद कभी भी नहीं रखना है। और मैंने कॉमा डाला, मतलब जैसा x वैसा y। ओके। ये आज का वीडियो क्लोज करने से पहले दो चीजों का नोट याद रखिए, और दो चीजों का नोट क्या याद रखिए? ट्राइंगल किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, सेंट्रॉइड, ध्यान से ये फिगर बना लीजिए, सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स h मतलब क्या? ऑर्थो सेंटर। o मतलब क्या? सर्कम सेंटर, इन द रेशियो 2:1। लिख लीजिए, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। g डिवाइड्स ho इन द रेशियो 2:1। और सेकेंड, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो मिड पॉइंट का, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, क्या? हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है वही वही सर्कम सेंटर है, एंड वो जो लेग ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है वो ऑर्थो सेंटर है। सर क्या? ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है वो सर्कम सेंटर है, और जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर है। और एक और नोट लिख लीजिए, इन अ इक्विलैटरल ट्राइंगल GHIO सब एक ही है, मतलब जो सेंट्रॉइड है वो G है, वही H है, वही I है, वही O है। मतलब कोई बोले मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसके GHIO सभी कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब सभी एक ही हैं, तो फट से बोलिए ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है, 5 स्पेशल पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जितने फॉर्म्स में लिखी थी हर एक फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, सो बी एट होम, बी सेफ एंड स्टडी हार्ड। टिल देन, गुड बाय।